नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज 1 जनवरी है और इस खास मौके पर दंगल के दर्शकों को हमारी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबके लिए नया वर्ष मंगलमय हो, इसी कामना के साथ इस साल का पहला दंगल अब हम शुरू करते हैं। और ये दंगल इस बात पर है कि इस साल यानी 2023 के चुनावी अखाड़े का सबसे बड़ा दावेदार कौन होगा, क्योंकि इस साल एक तरफ 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव के अखाड़े सजेंगे तो दूसरी ओर 2024 की सबसे बड़ी लड़ाई का रोड मैप भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि 9 राज्यों की 116 लोकसभा सीटों के नतीजों से ये ट्रेलर सामने आ जाएगा कि 2024 की सियासी फिल्म का हीरो कौन होगा। इन 9 राज्यों में सबसे अहम प्रदेश मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का चुनाव है, जिसमें मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है तो तेलंगाना में टीआरएस की, वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। हालांकि 2023 और 2024 के चुनावी अखाड़ों में हालात बदले हुए होंगे। आम आदमी पार्टी और टीआरएस से भारत राष्ट्र समिति बने नए राष्ट्रीय दल होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी होंगे, जिनका धीरे धीरे ही सही पूरे देश में राजनीतिक जमीन का विस्तार हो रहा है। ऐसे हालात में चुनावी टक्कर के लिहाज से देखा जाए तो बड़े सवाल हैं कि क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होगी? क्या कांग्रेस की जगह बीजेपी की लड़ाई क्षेत्रीय दलों से होगी? क्या बीजेपी के मुकाबले गैर कांग्रेसी मोर्चा बीजेपी को टक्कर देगा, या फिर दिल्ली और पंजाब जैसे देश के कुछ सूबों में मतदाताओं का बदलता मिजाज सियासत की नई कहानी लिखेगा? ऐसे तमाम सवालों पर आज दंगल में बहुत बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। नया साल शुरू हो चुका है। नई उम्मीदों, नई उमंगों और नए हौसले के साथ सियासत में भी नेता नया परवाज भरने की उम्मीदें रख रहे हैं। इस नए साल में शुरू होने वाली है सत्ता की वो लड़ाई जिसमें देश के 9 राज्यों में कुर्सी का फैसला होना है। साल 2023 में भारत में जो विधानसभा चुनावों का दंगल होगा, उसमें बीजेपी का दमखम भी दिखेगा, कांग्रेस की ताकत भी दिखेगी, तीसरे मोर्चे की संभावनाएं भी साफ हो जाएंगी और नए नवेले दलों के भविष्य की झलकियां भी मिलेंगी, क्योंकि इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना के अलावा उत्तर पूर्व के त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें मध्य प्रदेश में बीजेपी तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, कर्नाटक में बीजेपी तो राजस्थान में कांग्रेस के दमखम की आजमाइश होगी। इन विधानसभा चुनावों के नतीजों में 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीरें साफ होंगी, क्योंकि इस साल जिन 9 राज्यों में चुनाव हैं, वहां कुल 116 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में 29 तो छत्तीसगढ़ में 11, कर्नाटक में 28 तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं। इसके अलावा तेलंगाना में 17, त्रिपुरा में 2, मेघालय में 2, नागालैंड में 1 और मिजोरम में 1 लोकसभा सीट है। मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत तक और पश्चिम भारत से लेकर उत्तर पूर्व तक देश के चारों दिशाओं में होने वाले इन विधानसभा चुनावों के नतीजे 2024 के आम चुनाव की महा टक्कर के लिए सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इन्हीं नतीजों से देश के मूड का एहसास हो जाएगा। हालांकि 2023 से देश में होने वाले चुनावों में सियासी दांवपेच में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले साल देश में क्षेत्रीय दलों से अलग आम आदमी पार्टी जैसी नई सियासी धारा को बढ़त मिलती दिखी है, जो दिल्ली से निकलकर पंजाब तक पहुंच चुकी है। यहां तक कि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी को 41 लाख वोट मिल गए हैं। वहीं दूसरी ओर तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसी पार्टी भी राष्ट्रीय स्वरूप में राजनीतिक दंगल में उतरने को आतुर है। इन सब के अलावा बीजेपी से मुकाबले के लिए तीसरे मोर्चे की क्या सूरत बन सकती है, इसका अंदाजा भी 2023 में लग सकता है। ये साल कांग्रेस पार्टी के पुनर्जीवित होने की उम्मीदों का साल भी साबित हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी कन्याकुमारी टू कश्मीर यात्रा के बाद कांग्रेस कितनी सशक्त हुई है, इसका पहला इम्तिहान भी 2023 में ही होने वाला है। आज तक ब्यूरो। तो कैसा रहेगा 2023 इन राजनेताओं के लिए, राजनीतिक दलों के लिए? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। दंगल में आज पहले दिन खास मेहमान के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, केसी त्यागी जी हमारे साथ
जनरल सेक्रेटरी जेडीयू के जुड़े हुए हैं, आप वरिष्ठ नेता भी हैं। वारिस पठान साहब स्पोक्स पर्सन AIMIM के आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और कुलदीप कुमार जी स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि 2018 के जब आंकड़े निकलकर सामने आए थे तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्य आपके हाथों से फिसल गए थे। इस बार 2023 की भारतीय जनता पार्टी की क्या उम्मीदें हैं इन तमाम राज्यों से जहां पर इस साल होने हैं विधानसभा के चुनाव? नमस्कार चित्रा जी, आपको, सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को आज तक के नववर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद। और भारत के लिए ये वर्ष ऐतिहासिक हो, भारत नई ऊंचाई छुए, यही हम सबकी कामना है। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा ये कह के कि देखिए चित्रा जी, अभी 2 दिन पहले ही हमने देखा कि श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का देहांत हुआ, लेकिन उस दुख की घड़ी में भी उस पुत्र ने जो उसका कर्तव्य था उसका निर्वहन तो किया ही, उसके साथ साथ कुछ घंटों बाद वही पुत्र पिता तुल्य बन जाता है और देश का अभिभावक होने के नाते जो वंदे भारत प्रोजेक्ट है उसका लोकार्पण करता है। इसका जिक्र मैंने एक खास कारण से किया है। ये भारत आश्वस्त है जिस तरह का नेतृत्व, जो कार्यशैली श्री नरेंद्र मोदी जी की है, जो कर्तव्य परायणता उनमें दिखाई देती है, ऐसा भारत ने कभी पहले नहीं देखा है और सबके लिए वो एक प्रेरणा स्रोत है। आज बात ये होनी चाहिए कि 2022 में भी हमने देखा कैसे भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसने दिखाया कि जब 5 विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें 4 जगह हमारी सरकार थी। उन चारों प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में, हम चारों जगह वापस आए और गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। हिमाचल में 1% का फासला जरूर रह गया, लेकिन अगर उसका सारांश देखें तो जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है। दूसरी तरफ पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, वो चली गई। और यह भी कहना गलत नहीं होगा कि आज एक तरफ जहां भाजपा का मजबूत संगठन, एक मजबूत नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी दे रहे हैं, और विचारधारा की ताकत और संगठन की ताकत है, दूसरी तरफ एक बिखरी हुई कांग्रेस है जिसके नेता भी छोड़ के जा रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा में निमंत्रण देते हैं अखिलेश यादव और मायावती आने से मना कर देते हैं। चाटुकारिता की पराकाष्ठा हो जाती है, भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना हो जाती है। ये स्वीकार लेती है कांग्रेस पार्टी कि खड़गे जी अध्यक्ष जरूर हैं लेकिन उनका नेता राहुल गांधी है। मैं कहता हूं ये सब कह देता है कि कहां जनता का विश्वास है। धन्यवाद। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। आलोक शर्मा जी, इस नए साल में कांग्रेस पार्टी अपने लिए क्या उम्मीदें कर रही है? और भारत जोड़ो यात्रा जो आपकी लगातार जारी थी, एक बार फिर से उसकी शुरुआत होगी, उत्तर प्रदेश से अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए जम्मू कश्मीर में जाकर उसका समापन होना है। इस साल खुद के लिए कांग्रेस पार्टी किस तरह की उम्मीदें कर रही है? एक तरफ बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी है तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय दलों का बढ़ता हुआ प्रभुत्व एक बड़ी चुनौती दे रहा है कांग्रेस को। सबसे पहले तो आज तक के तमाम दर्शकों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से नव वर्ष की मंगल कामनाएं। पूरा देश स्वस्थ रहे और तरक्की करे, सभी के घर में खुशहालियां आए। अब मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। देखिए 2023 जो नया वर्ष शुरू हुआ है उसके अंदर मैं समझता हूं कि जो 9 राज्यों के चुनाव हैं, 5 से 6 राज्यों में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, जिस तरह से तमाम समस्याएं देश के सामने हैं और जिस तरह से बीजेपी ने अपने तमाम घटक दलों को उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है कि जो 40-40, 50-50 वर्षों से इनके साथ लोग थे, आज एनडीए पूरी तरह से टूटा हुआ है। मैं तो सोच रहा था कि गौरव भाई आज नया साल है, कुछ चीजें ऐसी भी बताएंगे कि जो इस सरकार ने देश के लिए की हैं, लेकिन दुख है कि हम भूखमरी के इंडेक्स तक में नीचे चले गए हैं, रुपया कंट्रोल में नहीं आ रहा है, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, एनडीए बिखरा हुआ है। केवल और केवल जिस तरह से एडवर्टीजमेंट के बल पर, जिस तरह से प्रचार के बल पर यह सरकार चल रही है, ये पूरा देश देख रहा है। बिहार में सरकार बनने के बाद भी आप नहीं संभाल पाए। अगर आज महाराष्ट्र जहां इनकी चोरी की सरकार, कर्नाटका चोरी की सरकार,
मध्य प्रदेश चोरी की सरकार। अगर इन तीनों राज्यों को हटा दें तो बीजेपी का अस्तित्व कितनी सीटों पर रह जाएगा पूरा देश देख सकता है। इसके बाद जो तमाम घटक दल हैं चित्रा जी, कहीं ना कहीं जो रीजनल पार्टीज हैं यूपीए की या एनडीए की, वो पावरफुल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एनडीए में जो 48 दल 2014 में शुरू हुए थे, आज गिने चुने 2-4 दल छोटे मोटे इनके साथ हैं, बाकी सब इनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। जहां जहां पर रीजनल पार्टीज टक्कर देंगी, रीजनल पार्टीज पूरी तरह से बीजेपी को हरा रही हैं, और जहां पर बीजेपी को कांग्रेस से सीधी टक्कर है वहां हम इनको पूरी तरह से हराएंगे। ठीक है, आप देखिए कि तमाम जो पॉलिसीज हैं सरकार की, जो गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, चाइना का अंदर घुसना है, हाँ। और तमाम चीजें हैं, देश की जनता अब समझ गई है कि जुमलों से देश नहीं चलता है। ठीक है, जैसे आप गौरव जी ने कहा कि जवाब हमारे देश दीजिएगा। के मैं लौटी हूँ आलोक जी, प्रधानमंत्री की एक माता एक जी का टिप्पणी बाकी निधन लोगों हुआ, से भी हमें जल्दी भी से मैं ले दुख लेती है। हूँ। ठीक है, नए साल का पहला दिन है, जल्दी से एक एक टिप्पणी बाकी लोगों से भी। केसी त्यागी जी, आपके पास आते हुए, अब बिहार में तो बीजेपी से खुद को अलग करने के बाद अब नीतीश कुमार अपने लिए 2024 का एक अलग ही भविष्य देख रहे हैं, लेकिन 2023 क्या रोड मैप 2024 के लिए तैयार करेगा? और बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी है एक तरफ सामने, तो आपको लग रहा है कि तमाम क्षेत्रीय दल या फिर कांग्रेस पार्टी उनके सामने बड़ी और कड़ी चुनौती दे पाएंगे? चित्रा जी, मैं अपने पहले भी कई संबोधनों में और कई अवसरों पर यह स्वीकार कर चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है। ये हमारे जमाने की जनसंघ नहीं है जब 5-5 रुपए इकट्ठा करके कूपन दे करके मीटिंगें किया करते थे, और कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है, धन की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो पिछले 8-9 सालों का लेखा जोखा है, उसमें कई मौके ऐसे आए हैं जब जनता से किए गए वायदे पूरे नहीं हो पाए। अभी मैं आज कहीं पढ़ रहा था कि जो आय किसानों की दुगनी होनी है, जो बरेली में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, वो नहीं हो पाई। चित्रा जी, हर 15 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता, ये मैं नहीं कहता हूं, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। और एमएसपी को लेकर के प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर घोषणा की, जिसके बाद किसान आंदोलन वापस हुआ था। आज फिर किसान आंदोलन की बुदबुदाहट जो है जगह जगह दिखाई दे रही है। और 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी अपने घोषणा पत्र तैयार किए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले दिनों में हैदराबाद में था, उसके बाद और कई जगहों पर था। किसानों ने भी अपना घोषणा पत्र तैयार किया है, जो सभी राजनीतिक दलों को दिया जाएगा, और नारा है जो किसान हित की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। जहां आपने अभी जिक्र किया एनडीए से नीतीश कुमार जी के और जेडीयू के बाहर आने के बाद विपक्ष की जो एकता है उसको एक नया बल मिला है। निसंदेह हिमाचल और दिल्ली की जो पराजय है वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में पॉलिटिकल कंसोलिडेशन का काम करेगी। राहुल जी पदयात्रा पे हैं, उसके अच्छे नतीजे निकल रहे हैं, और मुझे लगता है कि जन जागरण का भी काम होगा उससे, और उनको भी देश को ठीक से समझने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। ठीक है, जो बड़े सवाल में जो आने वाले हैं चित्रा जी, वो है सामाजिक विषमता के प्रश्न। 7 तारीख से 7 जनवरी से बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हो जाएगी। उसके बाद उड़ीसा से मैं भी लौटा हूं, वहां पर भी ये कार्य शुरू होगा। उसके बाद कर्नाटक की सरकार जो थी उसने भी घोषणा की थी, और 1931 में जो जनगणना हुई थी वो विषमता से परिपूर्ण थी। सामंतवाद का बोलबाला था, लोग अपनी जातियां छिपाते थे, और छोटी और गरीब जातियों के लोग, वंचित समाज के लोग भी अपने आप को ऊंची जाति का बता करके रजिस्टर करते थे। हम जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, अटल जी से भी मिले, माफ करना, नरेंद्र मोदी जी से भी मिले थे, और हमारी सहयोगी पार्टी उस समय भाजपा खुद उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थी। आज उनके स्वर बदले हुए हैं, लेकिन देश की चित्रा जी एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और ना किसी का साहस है जो कहे कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो 2023 है, ये दस्तक है, इट इज नॉकिंग 24, और इसी से 2024 की चुनाव की दशा और दिशा तय होगी।
यकीनन जिस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आएंगे उससे दशा और दिशा भी तो तय हो जाएंगे। लेकिन 2018 में जब हम झांक कर देखते हैं 3 बड़े राज्य जो कांग्रेस पार्टी जीत लेती है, लेकिन 2019 में लोकसभा के आंकड़े बिल्कुल अलग हो जाते हैं, वो बीजेपी को फेवर करते हैं। आगे सवाल का जवाब मैं लूंगी। वारिस पठान जी आपकी भी पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले कुलदीप जी आपका रुख करते हुए, आम आदमी पार्टी ने तो अपना धीरे धीरे दिल्ली के बाद फिर पंजाब के बाद उसके बाद 2 सीटें गोवा में जीती, फिर आप गुजरात में 5 सीटें जीतने में कामयाब रह पाते हैं। अब आगे के लिए आम आदमी पार्टी अपना और कहां विस्तार देख रही है, और जहां पर मजबूत एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई रहती है, वहां पर तो सुपड़ा साफ हो जाता है, कोई भी क्षेत्रीय दल जाए। कैसे चुनौती दे पाएंगे इन दोनों ही पार्टियों को आप लोग? चित्रा जी, पहले तो आपके दर्शकों को, आपको और सभी देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये नववर्ष सबके जीवन में खुशियां लेके आए। और उसके साथ साथ ये जो जाने वाला साल गया है, ये वो साल गया है जो एक छोटी सी स्टार्ट हुई पार्टी, जो 10 साल पहले जिसकी शुरुआत हुई थी, वो पार्टी अब आम आदमी पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। और चित्रा जी, दिल्ली के बाद हम पंजाब में चुनाव लड़े, दिल्ली में 3 बार हमारी सरकार बन चुकी है, पंजाब में आज हमारी सरकार है। हम गुजरात गए, गुजरात के लोगों ने हमें बहुत प्यार आशीर्वाद दिया, हमें गुजरात में 13% के आसपास वोट दिया, 5 एमएलए की सीटें दी। हम गोवा गए, गोवा के लोगों ने हमें 6% से ज्यादा वोट दिया और 2 एमएलए दिए। और उसके साथ साथ जहां ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को कभी आम आदमी पार्टी नहीं हरा सकती, वहां भी 15 साल से सरकार में बैठी हुई, सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी ने उखाड़ फेंका। भारतीय जनता पार्टी का जो उखाड़ा आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी का केवल एक विजन है, बाबा साहब अंबेडकर के सपने को पूरा करना। जैसा भारत बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि हर परिवार को, हर गरीब बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्कूल हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, ऐसा देश हो जहां जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर मारपीट ना हो, दंगे ना हो, सब प्यार से मिलकर, भाईचारे पे मिलकर देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की ओर बढ़े। तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो कट्टर देशभक्त हैं, कट्टर ईमानदार हैं, और उनकी ईमानदारी की वजह से आज आम आदमी पार्टी का विस्तार पूरे देश भर में हो रहा है। हर राज्य चाहता है कि आम आदमी पार्टी वहां पर आए और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात वहां शुरू हो। कहीं ना कहीं राजनीति उन मुद्दों पे शुरू हो जो जनता के बेसिक मुद्दे हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, और उसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि 2023 का जो साल आने वाला है, यह आम आदमी पार्टी के लिए और खुशियां लेके आएगा, देश के लिए खुशियां लेके आएगा, क्योंकि वो ऐसी पार्टी जो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करती है, जो गरीबों का अधिकार दिलाने की बात करती है, वो पार्टी उन वंचितों गरीबों के बीच में जाएगी और उनकी आवाज बनने का काम करेगी। आप कह रहे हैं कि नए साल में आम आदमी पार्टी खुद के लिए भी खुशियां देख रही है और इसके साथ ही देश की भी आपने बात की, लेकिन क्या ये खुशियां तमाम दूसरी पार्टियों की भी झोली में आएंगी, आम आदमी पार्टी की भी झोली में आएगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन सीधे वारिस पठान जी, अब आपका रुख करते हुए, चूंकि बार बार मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप आपकी पार्टी के ऊपर लगते रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए जो काम मोदी सरकार की ओर से किए गए हैं, जल्दी से मैं आंकड़ा दे देती हूं। शुरुआती 5 साल में मुस्लिम कल्याण में मोदी सरकार ने 22,000 करोड़ खर्च किए थे। उसके बाद और भी पैसे खर्च किए गए, मदरसों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, एक के बाद एक कई कड़े और बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में खुद अपने लिए आप 2023 को किस तरह से देख रहे हैं? किन किन राज्यों में ज्यादा संभावनाएं वारिस पठान की पार्टी को नजर आता है? एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस जैसी पार्टियां, आप क्षेत्रीय दल भी विस्तार ले रहे हैं। ऐसे में वारिस पठान की पार्टी क्या वो कमाल कर पाएगी जैसा कि बिहार में 2020 में आप लोगों ने किया था? चित्रा जी, सबसे पहले तो आपको, तमाम को पैनलिस्ट को, पूरे देशवासियों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और हम तो यही चाहेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे कि पूरे देश में अमन और शांति बनी रहे, सब खुश रहे, स्वस्थ रहे। अब 2023 शुरू हो चुका है। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियां चुनाव में हिस्सा लेगी, उसी तरह हम भी लड़ने वाले हैं चुनाव में। पार्टी फैसला करेगी कितनी सीट पे लड़ना, कहां लड़ना, कैसे लड़ना। मगर यकीन बात है, अभी हम गुजरात में लड़े, दिल्ली में लड़े, तो इंशाल्लाह मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर तरफ चुनाव लड़ेंगे। और हमारे सामने तो चुनाव दोनों तरफ, एक तरफ भाजपा है हमारे लिए, दूसरी तरफ ये 2 सेक्युलर पार्टी है, कांग्रेस, आम आदमी, इनसे दोनों से हमारी टक्कर है। अब भाजपा ने तो अपना चुनावी एजेंडा था वो पूरा तरह क्लियर कर दिया। उनकी तो जो भाजपा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने तो बता दिया कि छुरियां तेज करके रख दो घर में, जिस तरह सब्जी काटते हैं उसी तरह दुश्मनों की गर्दन काटनी है। तो वो तो सब तैयारी में लग गए हैं। भाजपा तो चुनाव इसी मुद्दे पे शायद लड़ेगी भी, क्योंकि विकास के नाम पे तो भाजपा जीरो है, विकास के नाम पे तो उनको चुनाव लड़ना नहीं है।
और दूसरी तरफ कांग्रेस को आप देख लीजिए तो वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही है। यानी कुल मिला के देश के अंदर कौन सबसे बड़ा हिंदू, उसकी होड़ लग गई है। तो कब चुनाव क्या हिंदुत्व पे लड़ा जाएगा, रिलीजन पे लड़ा जाएगा या डेवलपमेंट पे लड़ा जाएगा? हम तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं विकास की बुनियाद पे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बुनियाद पे, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और हमें चाहते हैं डेमोक्रेसी में चुनाव लड़ने से डेमोक्रेसी भी मजबूत होता है, एक एजेंडा है। मगर इनके पास क्या एजेंडा है तमाम दुनिया वाले देश वाले देख रहे हैं और कोई खंडन भी नहीं कर रहा। ना भाजपा के प्रवक्ता खंडन कर रहे हैं इस बात का, ना मोदी जी खंडन कर रहे हैं। ये वही प्रज्ञा ठाकुर है ना, आपको तो याद होगा चित्रा जी, जिन्होंने हेमंत करकर जो हमारा बहादुर सिपाही आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गया, उसको कहा था मैंने शराब दिया था। मोदी जी ने जब कहा था मैं इनको मन से माफ नहीं किया, और अब तो उन्होंने कह दिया कि छुरी तलवार तेज करके रख दो, दुश्मन की गर्दन काटना है। अब मध्य प्रदेश में चुनाव है मगर सब खामोश, किसी के मुंह में ये नहीं है कि नहीं उनके खिलाफ कोई अल्फाज करे या खंडन करे। बहरहाल चुनाव लड़ा जाएगा, हम लड़ेंगे विकास के मुद्दे पर। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी है, मोदी है तो मुमकिन है, नहीं। मोदी है तो महंगाई भी है, मोदी है तो बेरोजगारी भी है, मोदी है तो पेट्रोल डीजल गैस का भाव आसमान पे छू भी रहा है। क्या किया मोदी जी ने बताइए मुझे? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, रोजगार तो मिला नहीं। तो चुनाव के वक्त लोग ये भी सब देखेंगे ना, क्योंकि अब जुल्लेबाजी पे चुनाव नहीं चलेगा। देश की जनता चित्रा जी बहुत समझदार हो चुकी है, 23 में हम आ चुके हैं, 24 की तैयारी शुरू हो चुकी है, हम लड़ेंगे। वारिस पठान भी कह रहे हैं कि पुरजोर तरीके से, और साध्वी प्रज्ञा का जो बयान है वो यकीनन एक सांसद का गैर जिम्मेदाराना बयान है। वो मध्य प्रदेश से आती हैं जहां पर चुनाव भी होने हैं इसी साल। तो इस तरह के बयान के साथ खड़ी है क्या बीजेपी? चित्रा जी, नव वर्ष में ये उम्मीद थी कि बराबर से समय मिलेगा। बड़ी नाइंसाफी है कि आपने सारे पैनलिस्ट को समय दिया और सबकी बात का मुझे उत्तर देना है। थोड़ा समय दे दीजिएगा, मैं उत्तर देता हूं। देखिए, अभी वारिस पठान कह रहे थे हम चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये लोग आपस में लड़ेंगे। और आपस में इसलिए लड़ेंगे क्योंकि इनको जनता की सेवा नहीं करनी है, केवल सत्ता का सुख प्राप्त करना है, यही इनका मकसद है। और मैं इतना ही कहूंगा, 3, 4, 5 दगे कारतूस अगर एक साथ आ जाएं और मिल जाएं तो वो बम का गोला नहीं बनेगा, उसमें ताकत नहीं आएगी। यही हाल इनका है। अब याद करिए 2014 और 2019 में क्या ये सारी पार्टियां साथ नहीं आई थी? ऐसे हाथ उठा उठा के मोदी जी को कोसते थे, गाली देते थे, लेकिन जनता ने दिखाया किस तरह से हमारी सीटें बढ़ी, 282 से 303 हो गई। कांग्रेस के प्रवक्ता से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा एनडीए के कुछ घटक दल छूट गए हैं। हम हर घटक दल का सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करते हैं। और घटक दल की संख्या चाहे कम हो गई हो, क्या यह सत्य नहीं है कि अकेले 303 का आंकड़ा पार करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, बहुमत है लोकसभा में, हमारी अपनी ताकत है ये। क्या इससे आप इनकार कर सकते हैं? दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा अच्छा काम नहीं बताया। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब 220 करोड़ टीके लगे तो क्या भारतीयों को सुरक्षा कवच नहीं दिया गया? अभी कुछ ही दिन पहले कैबिनेट ने फैसला लिया, जो मुफ्त अनाज 80 करोड़ भारतीयों को जाता है वो चलता रहेगा, आगे भी उनकी मदद करेंगे। क्या ये नहीं दिखाता हमें आम जनता की चिंता है? पीएफआई पे बैन लगा दिया। आप बताइए, यही कांग्रेस पार्टी सिद्धारमैया जी पीएफआई के सदस्यों पे आतंक के मुकदमे चल रहे थे और वो वापस ले लिए गए थे क्योंकि कर्नाटका में चुनाव था। दूसरी तरफ ठोस इच्छा शक्ति, शांत करा लीजिए। देखिए चित्रा जी, मैं एक एक करके सबकी बात का उत्तर देना चाहता हूं, बीच में ये टोका टाकी अच्छी नहीं लगती है। और ये दिखाता है कि गृह मंत्री अमित शाह जी की इच्छा शक्ति कि पीएफआई पे बैन लगाकर दिखाया, अनुच्छेद 370 संशोधित किया, हटाया, राफेल आए, अपाचे आए, चिनूक आए, चीन को जवाब दे रहे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन। ये कुछ काम है, समय और लग जाएगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए ये पार्टी है। अभी मैं सुन रहा था त्यागी जी को, उन्होंने एक बात उठाई, किसानों का मुद्दा उठाया। त्यागी जी, आप हमारे साथ रहे, बिल्कुल सही बात है। और बिहार का क्या हाल हुआ है, जंगल राज लौटा है, ये भी सब देख रहे हैं। मैं एक बात कहूंगा, किसानों के लिए सबसे ज्यादा चिंता किसने करी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, करीब करीब 2 लाख करोड़ का जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ। ये नहीं दिखाता कि हमारी जो प्रतिबद्धता है वो किसानों की तरफ है। और समय आने दीजिए, बिहार में भी देखिएगा आपका सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि आप जंगल राज जो था उसका रिटर्न होने वाले साथी के साथ है।
आम आदमी पार्टी अराजक अपराधी पार्टी है। आप याद करिए चित्रा जी, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा 2023 और 24 में रहेगा। सतिंदर जैन कट्टर बेईमान, मनीष सिसोदिया एक्यूज नंबर 2 कट्टर बेईमान, ये लोग केवल बेईमानी करते हैं। और भूलिएगा मत, अरविंद केजरीवाल आज तक पे भी कह चुके हैं, गुजरात के चुनाव में कलम लेके कागज पे लिखा 92 से ज्यादा सीट आएंगी। इतिहास रचा भारतीय जनता पार्टी ने। उनकी कितनी सीटें आई? वो इसलिए नहीं आई क्योंकि जनता इनके भ्रष्टाचार से त्रस्त है। अरविंद केजरीवाल जी मस्त हैं। इसुदान गाडवी जो इनके मुख्यमंत्री के चेहरा थे, वो चुनाव हार गए, गोपाल इटालिया हार गए। मैं केवल इतना ही कहूंगा, ये आम आदमी पार्टी ऐसी राजनीति करती है जो भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाती है और सांप्रदायिक है। तो अंत में अब आ जाते हैं एआईएमआईएम में। एआईएमआईएम किसी और नेत्री के बयान पे बोले, आपके पैनल में जो सदस्य बैठे हैं वारिस पठान, इनका बयान चला दीजिएगा। हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं। ओवैसी कहते हैं नफरत के मसीहा बन के हिंदुओं को मजा चखा देंगे, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। ये क्या था? ये क्या मोहब्बत की भाषा है? और एआईएमआईएम के लिए एक बात और कह दूं, एआईएमआईएम ऐसी पार्टी है जिसके नाम में मुस्लिमीन आता है, जो गैर संवैधानिक है। पहले अपने नाम का मुस्लिमीन हटाएं, सभी भारतीयों की बात करें, तब आगे चर्चा हो सकती है। एक करके सबसे मैं जवाब ले लूंगी। आलोक जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन केसी त्यागी जी इन्होंने सीधा हमला बिहार को लेकर किया है, जेडीयू को लेकर, कि जब तक उनके साथ थे तब तक तो मंगल राज था, अब जंगल राज आ चुका है बिहार में। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 में भी परिस्थितियां बदल जाएंगी और 25 की भी परिस्थितियां बदल जाएंगी। केसी त्यागी जी, एक और सवाल है। अभी हाल ही में हम सब ने देखा था तेलंगाना के सीएम किस तरह से बिहार जाते हैं, वहां पर नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, और अभी 3-4 दिन पहले उनका एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल होता है, खासतौर से बीजेपी के लोग कराते हैं, जिसमें वो ये कह रहे होते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं, मेरे वो बेस्ट फ्रेंड हैं, उनसे इस तरह की बातें हो जाती हैं जो किसी और से मैं नहीं करता। तो विरोधी दलों में भी एक असमंजस की स्थिति तो है ही। वो तो चित्रा जी शासक दल में भी है। मोदी जी का एक वीडियो मैं भी चलाना चाहता हूं, जिसमें थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा था कि देश में सच्चे समाजवादियों में डॉक्टर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार, मैं इन तीनों का आदर करता हूं, ये सच्चे समाजवादी हैं। दूसरा, राजनीतिक अवसरवाद में बहुत कटु नहीं होना चाहता अपने मित्र भाजपा के लिए, लेकिन 77 में जब जनता पार्टी बनी थी उसमें जनसंघ का विलय हुआ था, मैं उसका सक्रिय सदस्य था, इसलिए मुझको याद है अटल जी ने, अडवाणी जी ने धारा 370 रहना चाहिए जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखवाया था। उसके बाद जब हम एनडीए में बने हैं, अटल जी अध्यक्ष बने हैं, जॉर्ज साहब और नीतीश कुमार उसके कन्वीनर बने हैं, तो आर्टिकल 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको निकाल करके बाहर कर दिया था। तो ये तो राजनीतिक अवसरवाद है। जहां तक विपक्षी एकता की और जंगल राज की बात है, तो 17 साल में से 15 साल तो हम इन्हीं के साथ रहे, और अटल जी से लेकर के कोई बड़ा नेता नहीं है जिसने नीतीश कुमार जी की भूरी भूरी प्रशंसा ना की हो। तो ये जो इनके वक्तव्य हैं वो हर बदलते रहते हैं। एनडीए से तो हमने इनको निकाल दिया। एनडीए में 24 पार्टी थी, ममता जी थी, शिवसेना थी, हम थे, अकाली थे, फारूक अब्दुल्ला थे, महबूबा मुफ्ती थी, ममता जी थी, एनटीआर की पार्टी थी, कौन पार्टी नहीं थी? अब तो बीजेपी अकेली है और तो कोई पार्टी उनके साथ है नहीं। और दूसरा ये है भाटिया जी, मैंने वो भी दिन देखे हैं जब एक एक एमपी आपके हुआ करते थे, तो राजनीति में गुमान नहीं करना चाहिए, परिस्थितियां रोज अदलती बदलती रहती हैं। मैंने वो भी दिन देखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए अटल जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया 2000 त्यागी साहब, आप अपनी बात पूरी कर लें पहले। इससे जुड़ा हुआ जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। इससे जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल भी है। देखिए, जब भी नीतीश कुमार को लेकर उनकी एक महत्वाकांक्षा है, 2014 में भी हमने देखा किस तरह से जेडीयू 2 सीटों पर जाकर सिमट जाती है। 2024 के लिए भी लगातार वो हुंकार भर रहे हैं कि सब अगर मिल जाए तो फिर हम दिखा देंगे बीजेपी को अपनी ताकत। लेकिन इसे बिहार में 30 से 32-33% के आसपास जेडीयू हर चुनाव में रह जाती है। अगर जेडीयू के इतिहास को उठाकर देख लें, अगर मैं कहीं गलत होंगी आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, जबकि गुजरात जब बीजेपी चुनाव लड़ती है तो वो 50-55% के वोट शेयर को क्रॉस कर जाती है।
इतना बड़ा फर्क आ जाता है बीजेपी और जेडीयू चित्रा में। जी, जी जी सर। चित्रा जी, मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा था बहुत उदार होकर के कि वो बहुत बड़ी पार्टी है, और मैंने अपने संबोधन में एक बार भी नहीं कहा कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। हम बहुत विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहते हैं, हम बड़ी पार्टी नहीं हैं, लेकिन इतनी बड़ी हैं कि बिहार में हमारी मर्जी के बगैर और हमारी मदद के बगैर कभी सरकार नहीं बनी है पिछले 17-18 साल से। नंबर 1। नंबर 2, हम जब अलग हुए हैं बीजेपी से तो हमने कभी प्रधानमंत्री पद के लिए ना पार्टी ने प्रस्ताव किया है, ना नीतीश जी ने, ना मैं दिल्ली में बोल रहा हूं। लेकिन हम विपक्षी एकता के जो सूत्र हैं उनको इकट्ठा करने पे लगे हुए हैं। ठीक है। केसीआर जी से और ममता जी से हमारी थोड़ी सी पॉलिटिकल लाइन डिफरेंट है। कांग्रेस पार्टी को साथ लिए बगैर देश में कोई सार्थक विकल्प भाजपा का नहीं बन सकता है। उस हिसाब से हम अकाली दल से भी, लोक दल से भी, समाजवादी पार्टी से भी, और जो हमारे बेस्ट फ्रेंड है केजरीवाल जी, उनके साथ भी नीतीश जी ने लंच किया था, हम उनके साथ भी, ममता जी से हमारी बात होती रहती है। केसीआर जी पटना गए थे, तो सिर्फ 30 और 32 सीटें कम करनी है। ममता जी, ये चित्रा जी को बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर सब चीजें ठीक रही, कर्नाटका, बिहार, महाराष्ट्र, ये अकेले काफी हैं 30, 35, 40 सीट कम करने के लिए। ठीक है। लिहाजा किसी बड़े मुगालते में नहीं रहना चाहिए किसी भी दल को। गौरव भाटिया जी, किसी मुगालते में किसी भी बड़ी पार्टी को नहीं रहना चाहिए, सीधे आपके लिए ही संदेश है। उसके बाद आलोक जी मैं आ रही हूं आपके पास। बात है, आप कांग्रेस को देखिए, समय नहीं केसी दे रहे। त्यागी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, और मैं केसी त्यागी जी से इतना ही कहना चाहता हूं। केसी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, किसी समय पे 2 सांसद की पार्टी 303 सांसद की पार्टी हो गई। मेहनत, कर्मठता, अपनी विचारधारा से अडिग रहना हमेशा तभी हुई है ना। और संख्या बल दलों की ज्यादा हो ये मायने नहीं रखता, क्योंकि ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आपको दिखाई देगा अरविंद केजरीवाल भी हैं, जो कहते थे कि बाकी नेता भ्रष्टाचारी हैं, हाथ पकड़ पकड़ के उठाया था। 2019 में क्या परिणाम हुआ हम सब ने देखा। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल जिसका हाथ पकड़े हैं शरद पवार का, चित्रा जी उनके लिए कह रहे थे कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं, हाथ पकड़ लिया। तो समझौता तो किया ना आप लोगों ने, जो आपकी विचारधारा थी। मैं इतना ही कहूंगा, देखिए एक बात याद रखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि मंडे को शरद पवार, ट्यूसडे को ममता बनर्जी, बुधवार को अखिलेश यादव, बृहस्पतिवार को अरविंद केजरीवाल, और शुक्रवार को मायावती, शनिवार को उद्धव ठाकरे, और रविवार को काम नहीं होता, छुट्टी होती है, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाए। अरे प्रधानमंत्री जो है वो व्यक्ति होता है जो 24 घंटे काम करता है दिन में, और पूरे साल काम करता है। ये बात आपको समझनी होगी। और विरोधाभास इतना है चित्रा जी, ये कह के मैं अंत करूंगा, मैं अपने शब्दों पे नहीं, या भाजपा जो कहती है, शरद पवार ने क्या कांग्रेस पार्टी के लिए ये नहीं कहा कि ये जो हवेली थी ये खंडर बन गई है, लेकिन अभी भी हवेली के मालिक को लगता है कि ये हवेली है। क्या ये सत्य नहीं है? ममता बनर्जी ने अपरिपक्व बुलाया। ये सारे जो कमेंट्स हैं, ये एक दूसरे को आग में आग मिला के देख नहीं सकते हैं, और उसके बाद बात करते हैं कि हमसे लड़ेंगे। अरे हमसे इसलिए नहीं लड़ सकते क्योंकि इनमें एकजुटता नहीं है, ये एक दूसरे को खुद ही खींच रहे हैं। आलोक जी, ये बात तो सच है ना। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने तमाम विपक्षी दलों से कहा कि वो साथ आए। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में ही अगर हम ले लें, जहां से यात्रा होकर गुजरेगी और आगे की तरफ जाएगी, वहां पर कोई भी विपक्षी दल आपके साथ, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो, कोई भी आकर खड़ा होता हुआ अब दिखाई नहीं दे रहा है। तो एकजुटता का संदेश आप लोग देने की कोशिश में तो लगे हैं, लेकिन एकजुटता है कहां आलोक जी, जिससे बीजेपी को आप देंगे टक्कर? चित्रा जी, मुझे लगता है आज सवाल एकजुटता बीजेपी के एनडीए पे होना चाहिए, क्योंकि बसपा हो चाहे सपा हो, वो हमारे यूपीए के हिस्सा ना पहले थे ना अब हैं, लेकिन 2009 में दोनों ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था। आगे भी समय आएगा तो सपोर्ट मिलेगा, तमाम दल हमारे साथ आएंगे। लेकिन जो अभी प्रवचन चल रहा था भाजपा की तरफ से, इन्होंने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी सरकार में साझेदारी की है, ममता जी के साथ भी, पीडीपी के साथ भी, सपा के साथ भी, बसपा के साथ भी, शिवसेना के साथ भी, अकालियों के साथ भी। आज इनके साथ एक भी नहीं, लेकिन प्रवचन बहुत लंबा था। केवल अभी मैं बता देता हूं, 3 राज्यों में 100 सीटें कम हो रही हैं इनकी। वेस्ट बंगाल 18 सीटें घट रही हैं, बिहार में 33 से 34 सीटें घट रही हैं,
और महाराष्ट्र में 32 सीटें घट रही हैं। अगर जो पुराना अलायंस था 2019 का और आज के अलायंस के हिसाब से चलेंगे, अगर कर्नाटक को भी ऐड कर लें तो मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग 150 सीटें जो आज की वर्तमान की सरकार है, क्योंकि वो तमाम अलायंस के पार्टनर्स इनसे दूर जा चुके हैं, अकाली तक दूर जा चुके हैं। अब पंजाब में इनका खाता नहीं खुलेगा, विधानसभा में भी नहीं खुला था। जहां जहां रीजनल पार्टी स्ट्रांग है वो अपना दमखम दिखाएंगी। मोदी जी किस बात पर वोट मांगेंगे? 100 स्मार्ट सिटी बन गई, 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिल ही रहा है, सबका मकान, उन्होंने बड़ा भाषण दिया था। आज 2022 तक मकान होगा, मकान में नल होगा और नल में जल होगा, सब कुछ हो ही गया है। 2022 तक सबको मिल ही गया है। मुझे लगता है महंगाई और बेरोजगारी ने जिस तरह से देश की कमर तोड़ी है और खासतौर पर जाने वाले 2022 के शासन में वो पूरे देश ने देखा है। आप कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। अरे भाई, आप रेवड़ियां बांट रहे हैं क्या? ये 80 करोड़ लोगों को अगर राशन देना पड़ रहा है फ्री, तो आप देख लीजिए देश की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है। 1 रैंक 1 पेंशन वाले लोग 1 रैंक 5 पेंशन के खिलाफ आज भी धरने पर बैठे हैं। धारा 370 पर देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से लेकर तमाम लोगों ने झूठ बोला। धारा 370 आज भी हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। एक बदलाव हुआ, उसको भी कोरोना में बदल दिया इन्होंने। कोई मकान नहीं खरीद सकता, अगर कोई खरीदवा सकता हो तो मैं खरीदना चाहता हूं। आज बड़े बड़े वायदे किए गए, बहू लाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन वो भी बदल दिया गया। किसान की आय दुगनी कर देंगे, आय घट गई 32 रुपए से 27 रुपए पर कैपिटा इनकम किसान की हो गई। देश की पर कैपिटा इनकम 1,14,000 से घटकर 91,000 पर आ गई। किसानों के आत्महत्या के आंकड़े आने बंद करवा दिए इन्होंने। 700 से ज्यादा किसान हिंदुस्तान की राजधानी के बॉर्डर पर शहीद हो गए। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।